नमस्कार। आज से 7 महीने पहले यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। कुछ ने कहा कि इस युद्ध में रशिया बर्बाद हो जाएगा, कुछ ने कहा कि ये यूरोप के अंत की शुरुआत है। दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष में जीत के दावे कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा आपको मीडिया में, खबरों में दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे सच क्या है? आज रशिया कहां खड़ा है? यूरोप की स्थिति कैसी है एनर्जी क्राइसिस के बाद? चीन इस गेम में कहां पर खड़ा है? या इंडिया इस गेम में कहां पर है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम आज मिलेंगे खास मेहमान से। हमारे साथ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल के पॉलिटिकल साइंस हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जगमीत बाबा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले मान जानना चाहेंगे कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, कुछ ने रशिया को कहा था कि रशिया जल्द बर्बाद हो जाएगा क्योंकि ये रशिया बनाम यूरोप और अमेरिका है, लेकिन अभी भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। क्या स्टेटस है? आगे क्या होगा? कौन जीतता दिखाई दे रहा है अब तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लैंडस्केप है रशिया यूक्रेन वॉर का, ये बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। जितनी, जैसे आपने कहा कि हमें शुरू में लग रहा था कि ये 2 दिन 4 दिन रशिया उसको क्रश कर देगा, रशिया बहुत बड़ी पावर है, मिलिट्री माइट है उसके पास, और यूक्रेन एक बहुत छोटी सी उसके सामने एंटिटी है। बट ये इस टाइम का जो ऐसा हुआ नहीं, और वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि आज की डेट में ऐसा ये 21st सेंचुरी की वॉरफेयर है। इसमें आप जो बहुत बड़े मास डिस्ट्रक्शन के वेपन यूज नहीं कर सकते। आपको एक तरीका है जिससे आपने जाना होता है। और दूसरी बात एक और है, रशियन बड़ा टैक्टफुली प्ले कर रहे हैं इसमें। रशिया ने डोनबास को, जैसे इससे पहले क्रीमिया को वो हथिया चुके थे, क्रीमिया के ऊपर कब्जा वो 2014 में कर चुके थे पुतिन। और दूसरी बात ये है कि पुतिन ने बहुत सोच समझ के, बहुत उसने तरीके से उसने पूरी चीज़ को लिया। उसने 21 फरवरी को जब उसने ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जब उसने ये कहा कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, उसने आरोप ये लगाया कि जो नाटो है, नाटो फोर्सेज जो मॉस्को की सिक्योरिटी है, रशियन सिक्योरिटी है, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। उसने कहा कि जो यूक्रेन है वो इस तरह के वेपन्स इकट्ठे कर रहा है जिससे वो रशियन पॉपुलेशन वहाँ रह रही है उसको नुकसान है। उसने ये भी कहा कि रशियन बोलने वाले जो एरिया हैं उनको, जिसमें वो लुहांस्क और डोनेस्क की बात कर रहा था, उसके बहुत नुकसान कर रहा है यूक्रेन। उसकी आड़ में उसने ये सब कुछ किया। तो अभी अगर वो मिलिट्री, अभी वो उसने थोड़े दिन पहले पीछे हट गया और उसने अभी कहा है कि लुहांस्क में और डोनेस्क में उन्होंने 21 फरवरी को ही उसने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया था कि ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। उसने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक उसको रिकॉग्नाइज किया इमीडिएटली, नॉर्थ कोरिया से और फिर सीरिया से, और फिर एक तीसरी कंट्री और तीनों से भी उसे रिकॉग्नाइज करवा दिया एज अ कंट्री। अब उसने एक बहुत ही टैक्टफुली प्ले किया है कि उस वहाँ से बाहर आ गया है और बाहर आके उसने बोल दिया उन कंट्रीज़ को कि आप अपना एक रेफरेंडम करवा लो, ताकि अगर आपको लोग कहते हैं कि हमने रशिया के साथ जाना है तो रशिया के साथ आ जाओ। आज उस रेफरेंडम का लास्ट डे है, 29th ऑफ दिस सितंबर इज़ द लास्ट डे फॉर द रेफरेंडम। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि रेफरेंडम में सबको पता है क्या होने वाला है, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। ये रेफरेंडम कोई ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे आके वोट डालनी है या कुछ ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है उस रेफरेंडम में। उसमें क्या है कि मिलिट्री के लोग हर घर में जाएंगे और एक घर में चाहे 2 लोग रहते हैं, चाहे 10, चाहे 20, एक घर को एक ही वोट अलाउड है। और हर घर जो है वो वोट कर देगा कि हमने रशिया के साथ जाना है और जहाँ किधर जाना है। बट उसमें सबको क्लैरिटी है कि उसमें क्या होने वाला है। और उसने अब एक जो रेफरेंडम का तरीका है, जो एक लीगल तरीका है, लीगल तरीके से दोनों कंट्रीज को अपने बीच में शामिल करने जा रहा है। उसमें एक बहुत बड़ी बात ये सोचने वाली है कि पुतिन ने एक बहुत स्पष्ट बात कही कि जो मैं एक्शन ले रहा हूं यूक्रेन के ऊपर, इट इज़ अ करेक्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। जो हमारे
बॉल्शविक और जो हमारे सोवियत लीडर्स ने गलती कर दी थी, जिसे उसने कहा हिस्टोरिक एंड अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक उसने कॉल किया। उसने कहा उसे मैं ठीक करने जा रहा हूँ, और उसने कहा कि यूक्रेन की कोई नेशनैलिटी नहीं है, नेशनहुड नहीं है। उसने कहा कि उसकी सोवरेनिटी इज ओनली अ फिक्शन, बोले ये कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए इस तरह से उसने वो किया। और दूसरी बात जो एक और आती है कि जो नाटो था, मतलब यूक्रेन को ऐसा लग रहा था कि नाटो तो उनके आगे खड़ा है, उनकी एक शील्ड बन के बैठा हुआ है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नाटो ने उनकी हेल्प तो की है, बट वो उस तरह से नहीं की है जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था यूक्रेन। ओपनली उस तरह से वेपन भी दे रहे हैं, बट वो जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी, अब हम सोचते हैं कि जी यूक्रेन तो बहुत से छोटा सा देश था, वो इतने लंबा टाइम कैसे लड़ गया। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा है, चाहे डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली वर्ल्ड की बहुत सारी पावर्स हैं जो पीछे खड़ी हुई हैं यूक्रेन की, उसको हेल्प कर रही हैं इनडायरेक्टली, उसको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नो डाउट अबाउट इट कि जो यूक्रेन के लोग हैं उन्होंने भी एक बहुत अच्छा करैक्टर शो किया, और उन्होंने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से, हथियारों से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ये पेंसिल, ये पेन वाली जो उन्होंने मिसाइल बनाई है, ये क्या बोलते थे उसको, लॉन्चर्स हैं, पूरा टैंक उड़ा देते थे घरों में बैठे बैठे वो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे करैक्टर का उन्होंने मुजाहरा किया है। बट फिर मैं कहूँगा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, वो अभी इसके जो इन चीज़ों की जो खात्मा है अभी 10 या 15 दिन में अभी होने वाला नहीं है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम जब तक ये डस्ट बैठ जाएगी। बट हाँ, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं दैट इज़ बियॉन्ड रशिया एंड यूक्रेन। इसके बहुत लंबा समय वाले इफेक्ट होने वाले हैं, और से बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर भी इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। जी, इस पूरे गेम में इंडिया का अब तक जो स्टांस रहा है, इंडिया का जो स्टैंड रहा है, हमने देखा कि यूएन में यूक्रेन ने भी भारत की तारीफ की, रशिया ने भी भारत की तारीफ की। भारत ने रशिया को कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता, यूक्रेन का साथ भी दे रहा है। इस पूरे गेम में आपको भारत के स्टैंस को किस तरीके से देखते हैं? भविष्य में क्या ये निरपेक्षता सही साबित होगी, या फिर कहीं ना कहीं गुटबंदी का नुकसान आगे आने वाले दिनों में, जो पोलराइजेशन हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें भारत को कोई नुकसान होने की संभावना है? बिल्कुल जी। जैसे ही 2 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेके आए अगेंस्ट द रशियन अग्रेशन, जो रशिया का जो आर्मर्ड अग्रेशन था, उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में यूएनजीसी में एक रेजोल्यूशन लेके आया गया जिसमें इसके अगेंस्ट था रशिया की। उस टाइम इंडिया ने अब्सटेन किया, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसकी उन्होंने तो बहुत कुछ, और भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने अब्सटेन किया, बट जो सबसे ज़्यादा उनको खटका, सबसे ज़्यादा जिसका उन्होंने बुरा माना, वो इंडिया का स्टैंड था, जिसका उनको अच्छा नहीं लगा। बेसिकली वो चाहते थे कि भारत ओपनली खुल के आए, और शायद आपकी स्मृति में होगा कि येलेंस्की ने तो ओपनली बोला था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया कैन बी अ सोल्यूशन, वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर इंडिया चाहे तो। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, इंडिया ने बिल्कुल ओपनली एक साइड का स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए, एक तो हमारी पुरानी ये परंपरा है कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट जो हमारी थी, तो हम किसी भी लड़ाई में किसी एक साइड के साथ हम नहीं जाते हैं, ये हमारी पुरानी परंपरा है। एक बात तो ये भी है। दूसरा, रशिया हमारा बहुत ही पुराना टेस्टेड फ्रेंड है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। उससे हमारी सारी वेपनरी, आज की डेट में भी 80% वेपनरी हमारी रशियन है। हम डिपेंडेंट भी हैं रशिया के ऊपर अपने वेपन्स के लिए। अभी हमारी गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हम हथियारों के मामले में इंडिया के दोनों साइड पे लड़ाई खड़ी रहती है, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, तो हमारे लिए हथियार बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक हम किसी बाहर के कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं हथियारों के लिए, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली हम नहीं चला सकते, हम उसे उस तरह से नहीं ऑपरेट कर सकते जैसे हमसे वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सपेक्ट करती है। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मीडिया है उसने इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए बहुत कुछ चलाया भी। एक पूरा जो इंफॉर्मेशन बार फेयर जैसे हम बोल देते हैं, उसको पूरा चलाया गया, इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश भी की गई, बहुत कुछ हुआ। बट इंडिया ने उस समय स्टैंड नहीं लिया।
और कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया इसलिए यूक्रेन के साथ जाएगा क्योंकि यूक्रेन के अंदर इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। हजारों बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई वहाँ करते हैं वो वहाँ फंसे हुए थे। अब दिक्कत ये है कि इंडिया ने वो जो मुश्किल समा था उसने हमें लकीली हमारे देश की रेपो इतनी अच्छी थी कि जब वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा था तो लोगों को इजीली बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा था। मार्च महीने की बात है, राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। अगर किसी बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा होता था, तिरंगा लगा रहता था, तो उसको कोई रोकता नहीं था, उसको इजीली वो निकल जाते थे वहां से। तो अब की इस समय भी इंडिया ने रशिया को कहा है कि आप ये जो 21st सेंचुरी है ये लड़ाई का समय नहीं है। बहुत अच्छी बात इंडिया ने कही, बट कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि इंडिया ने इसे रशिया के लिए कहा है। बट मुझे जो समझ आता है इसका जो इंडिया ने रशिया को कहा है, देयर इज रियली नो डाउट अबाउट इट, बट ये मैसेज पूरी वर्ल्ड को है। ये मैसेज नॉट ओनली टू रशिया, इट इज फॉर अमेरिका, इट इज फॉर चाइना एंड इट इज फॉर अदर नेशंस। ये सबके लिए मैसेज है। स्पेशली जब अभी रिसेंटली अमेरिका ने F-16 विमानों के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम लोन दे दिया है, उसे वेल आउट कर दिया है, ताकि F-16 लगभग ग्राउंडेड हो चुके थे। तो अब वो अमेरिका दोबारा से लड़ाई शुरू करवानी चाह रहा है, क्योंकि अगर वो उनके जहाज़ों को ठीक कर रहा है तो हमारे तो जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया अमेरिका में कि सबको पता है कि पाकिस्तान ये विमान किस वजह से ठीक करवा रहा है, किसके अगेंस्ट इसको यूज़ करने वाला, सबको पता है। अब ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही वैसे इंडिया के फेवर में है। क्यों है? आप एक बात नोट करिए कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन को ये बात कही कि इट इज़ नॉट अ टाइम फॉर दिस वॉर, तो इंडियन जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने तो इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसकी कोई सफाई नहीं दी। उल्टा और हुई बात, जो रशिया का एम्बेसडर इंडिया में है वो इसकी सफाई दे रहा है कि इंडिया ने कुछ गलत नहीं कहा, इंडिया तो ये है वो है। वो इंडियन स्टैंड को क्लियर करने की कोशिश रशियन डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, नॉट इंडियन डिप्लोमेट्स। तो ये इसका एक पॉजिटिव क्या है इंडिया का, और इंडिया की जो इमेज है कि जो सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली, वो वर्ल्ड के सामने गई है। और इंडिया ने अपनी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको मजबूत किया है, और जिसका ये आउटकम है। जाहिर है इस युद्ध का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। चीन पर किस तरह का असर पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया का पड़ोसी मुल्क चीन है, लेकिन चीन ने अब तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं इस युद्ध को लेकर। अकेला एक ऐसा मुल्क है जिसके स्टांस को लेकर एम्बिग्विटी बनी हुई है, कोई संदेह के घेरे में है। क्या वो रशिया के साथ है? वो यूरोप के भी साथ खड़ा दिखाई देता है। हमने देखा कि यूरोप के बहुत सारे देश लगातार चाइना से सीधे संपर्क कर रहे हैं। तो इस पूरे गेम में चीन के गेम को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? चाइना एक बहुत ही शातिर प्लेयर है इंटरनेशनल जो रेजीम है उसमें। चाइना बहुत ही चालाकी से अपनी गेम खेलता है, पर इस समय उसकी चालाकी उतनी चल पा नहीं रही जितनी वो और जगह चलाता है। रशिया और चाइना का जो आपस में है उसमें समझने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सेंट्रल एशिया को जोड़ना पड़ेगा। ये पांचों के पांचों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये रशिया और चाइना के बीच में आते हैं, और रशिया जो है वो इन कंट्रीज को नियर अब्रॉड बोलता है, पांचों कंट्रीज को, जहाँ बोल देता है रशियन बैकयार्ड। उसने उनको अलग तो कर दिया है, बट रशिया उनको डोमिनेट करके रखना चाहता है। रशिया नहीं चाहता है कि वो पांचों के पांचों कंट्री उसके हाथ से निकल जाए, वो चाहता है कि उसके प्रभाव में रहें। वो हम देख सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू उनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है। और भी सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो इन कंट्रीज की, उसके लिए उसने CSTO बना रखा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा। हमने देखा इसी साल जनवरी में जब कजाकिस्तान में वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, तो जैसे ही टोकायेव जो कजाक प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि CSTO को इनवाइट किया, विद इन नो टाइम दे लैंडेड ओवर देयर इन कजाकिस्तान, और विद इन फ्यू डेज दे हैव कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग।
सीएसटीओ के आने से पहले 3-4 दिन में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे वहाँ, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बट सीएसटीओ ने 2 दिन में 4 दिन में सब चीज़ें कंट्रोल कर ली। अगर हम बात करिए तजाकिस्तान की, ताजिकिस्तान की प्रॉब्लम भी बड़ी है, क्योंकि ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ। लास्ट ईयर जब अगस्त में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दोबारा उसका रिसर्जेंस हुआ, उसकी गवर्नमेंट दोबारा से आई, तालिबान 2.0 आया, तो ताजिकिस्तान के तो हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को है। और जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, जिसे हम पंजशीर का एरिया बोल देते हैं, वो वहाँ पे रहने वाली मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, एंड दे ऑल आर एथनिकली ताजिक पीपल, वहाँ ताजिकिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो। तो उस टाइम रशिया ने सीएसटीओ के थ्रू फिर वहाँ पे ऑपरेट किया, और उन्होंने इवन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वहाँ पे। उससे अलावा एक और भी चीज़ है, रशियन आर्मी जो मिलिट्री है उसका 201 मोटर बाइक डिवीज़न जो है उसने वही ताजिकिस्तान बॉर्डर पे लगा रखी है। तो रशिया इन 5 कंट्रीज़ को डोमिनेट करके रखना चाहता है। इनको नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अगर उसे बेचता है तो मेजर जो उसका पोर्शन है वो रशिया के थ्रू बेच पाते हैं। ताजिकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है। गैज़प्रोम जो कंपनी है रशियन, वो वहाँ कंट्रोल कर रही है। सीपीसी है कजाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ पूरा डोमिनेट करके उसने रखा हुआ है। 1500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है सारी, उसमें 24% रशिया का सीधा हिस्सा है उसमें, और जो रशियन कंपनीज हैं उनका भी शेयर है, 50% से ज़्यादा रशियन उसमें स्टेक है। तो रशिया और चाइना ने रशिया की पोजीशन ये थी कि रशिया ने 1991 में इन कंट्रीज को अलग इसलिए किया, अलग किया मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंट्री अलग होना चाहते नहीं थे, इनको जबरदस्ती अलग किया गया। तो इन 5 कंट्रीज को जब उन्होंने अलग किया तो रशिया की हालत इकोनॉमिकली बहुत बुरी थी, वो इनको संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अलग किया था। पर ये कंट्री अब भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर। और उस टाइम क्या हुआ, जब इसके पास पैसे नहीं थे चाइना रशिया के पास पूरे, तो उसने चाइना के साथ एक साइलेंट डील की थी कि स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी वाइज मैं कंट्रोल करूंगा सेंट्रल एशिया को, और इकोनॉमिकली तुम देखते रहो, मैं इकोनॉमिकली ज़्यादा नहीं आऊँगा, तुम डिफेंस के मामले में कोई दखलंदाजी मत करना। अब चाइना और रशिया ने इसे मेंटेन भी करके रखा है पिछले लगभग 30 साल से। बट अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ उइगर मुस्लिम्स हैं, जहाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है चाइना के लिए, वो ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान को टच करता है, वहाँ जाके किर्गिस्तान तीनों को। तो उसे ये डर है कि ये जो लोग हैं बखान कॉरिडोर के थ्रू सब लोग रशिया में एंटर करेंगे, जो ये तालिबानी लोग हैं वो उइगर की हेल्प करने आएंगे थ्रू ताजिकिस्तान। तो अब उसने क्या किया, अब उसने अपनी चौकियां बना ली हैं अंदर, उसकी पुलिस ने, आर्मी ने ताजिकिस्तान के अंदर आके चौकी बना ली है परमानेंट, और उसके टैंक्स, आर्मी के जितने भी व्हीकल्स हैं वो रेगुलरली वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। अब जब ये टाइम आया, क्योंकि जो ये 5 कंट्रीज हैं उनको जिंदा रहने के लिए रशिया की हेल्प जरूरी थी। अब रशिया हेल्प नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो बिजी है यूक्रेन वॉर में, और उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं, रूबल का बहुत बुरा हाल हो गया है, रूबल बहुत नीचे गिर गया है। तो ऐसी हालात में अब उनको इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज भी हेल्प करने वाला कोई कंट्री नहीं है। तो अब आता है चाइना। चाइना को लगता है कि मैं इसका फायदा उठाऊं। ये चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट चाइना के लिए एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि चाइना को ये लगता है कि अगर मैं एग्रेसिवली इस एरिया में घुस जाता हूँ आके, तो रशिया बुरा मान जाएगा। तो रशिया से कि जो रशियन आयर है उससे डर की वजह से चाइना अभी खुल के नहीं खेल पा रहा। उसका एक प्रोजेक्ट है जो आप BRI जिसे हम बोल देते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसका एक उसकी शाखा है जिसे हम बोल देते हैं न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, NELB बोल देते हैं उसको। उसका जो मेजर पोर्शन है वो रशिया, वो एक लैंड ब्रिज है, वो एक रेलवे रोड है चाइना से लेके अप टू यूरोपियन कंट्रीज तक, वो सारा रशिया से होके निकलता है और वो फिर सेंट्रल एशियन कंट्री से जाता है। अब रशिया को उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है
कि रशिया ने उस रेलवे लाइन को कंप्लीट करने के लिए वहाँ बहुत सारी कंपनीज लगा रखी थी, चाइना ने रशिया के अंदर। कुछ तो पहले ही भाग गई रशिया यूक्रेन लड़ाई से पहले, और कुछ भाग गई हैं अब जब सैंक्शंस लग गई हैं, कुछ और भी भाग गई। अब वो काम बिल्कुल ठप पड़ा है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब ये जो सिल्क रूट है जिसको हम BRI बोलते हैं, उसकी लोअर लाइन को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसे लगता है कि ताजिकिस्तान होते हुए, उज्बेकिस्तान होते हुए, फिर तुर्कमेनिस्तान होते हुए मैं आगे ईरान निकल जाऊंगा। ईरान से मैं, उसे लगता है कि रशिया में क्यों जाऊं, क्योंकि रशिया डिस्टर्ब्ड है, वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं उसके ऊपर। तो चाइना और रशिया अभी तक यही दिखा रहे हैं कि हमारा आपस में कोई इतना नहीं है। उसका एक रीज़न यही भी है कि चाइना बहुत तरीके से चल रहा है, वो कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहा। पर अगर उसने कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की तो रशिया और चाइना में भी कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब लगा था जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी लगा था कि आसान होगा उनके लिए लड़ना, क्योंकि यूरोप पीछे खड़ा है, US है। अगर हम खास तौर पर यूरोप के कैरेक्टर को देखें कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों में यूरोप में एक नया एनर्जी क्राइसिस वहां पर साफ खड़ा होता दिखाई देता है। यूरोप वहां यूक्रेन का साथ तो देता है, पैसे के बल पर, हथियारों के बल के तरीके से, लेकिन यूरोप अभी भी न्यूट्रल दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके सामने एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा है। वहां पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, खासतौर पर जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो कि पावरफुल देश माने जाते हैं यूरोप में, वहां पर हालात बदतर हो रहे हैं एनर्जी क्राइसिस के जरिए। इस पूरे गेम में अगर हम पिछले 7 महीने देखें तो यूरोप के नेशनल, ये जो कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर है, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने बहुत नुकसान अपना करवाया है इस लड़ाई में, बट जब हम बैठ के पूरा खाते का हिसाब किताब करेंगे, रशिया कई जगह फायदे में गया है। मैं यूरोप पे आऊँगा, उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि जो इसने जो ईस्टर्न यूक्रेन को जो कब्जा किया है इसने, रशिया ने, वो एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लुहांस्क में आते हो, चाहे डोनेस्क में, जहाँ इधर पूरा डॉनबास एरिया जो भी है। एक एस्टिमेट के अनुसार चाइना, उसकी कीमत कितनी है जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इसने कब्जा किया है रशिया ने, दैट इज इक्वल टू द इकोनॉमी, इंटायर इकोनॉमी ऑफ चाइना प्लस अमेरिका। उनकी दोनों की इकोनॉमी को जोड़ लें, उससे ज़्यादा इसने नेचुरल रिसोर्सेज वाला वो जो भंडार है उसको अपने अंडर कर लिया है। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा ये है कि फॉर द टाइम बिंग उसका रूबल बहुत गिर गया है अपने डॉलर के मुकाबले, बट उसने एक गेम प्ले की है कि मैं रूबल के थ्रू ही सारा ट्रेड जो है रूबल के थ्रू करेंगे। अगर ये चीज़ चल जाती है तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है रशिया के लिए आने वाले दिनों में। पर और उसने जो नुकसान अपना हुआ है, उसने ऑयल के प्राइस बढ़ा के बहुत, प्राइस आपको पता ही है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं क्रूड ऑयल के प्राइस। बट जो पूरा, आपने तो यूरोप की बात की, लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉट ओनली यूरोप, इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, इंटायर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा है, अमेरिका है, सब जगह तेल के प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, रशिया में ऑस्ट्रेलिया में मेरी किसी से, मेरे अपने रिलेटिव से थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि $1 15-20 सेंट के आसपास ही मूव करता था पेट्रोल का प्राइस वहाँ पे पर लीटर, और अब वो 3 को भी टच कर गया था। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ बेल आउट किया है, इसके बावजूद भी वो $2.5 $2.4 यहाँ पे मूव कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। उनको बहुत नुकसान हो रहा है। यूरोप के अंदर भी नुकसान हुआ है। यूरोप को आपको पता ही होगा कि स्पेशली जो जर्मन इकॉनमी है वो बिल्कुल गिर गई है। मेरे पुराने जर्मन दोस्त से बात हो रही थी, वो लिटरली रो रहा था कि ऐसे हालात बन गए हैं कि उसको अपना काम बंद करके किसी के और आगे एम्प्लॉय बनना पड़ गया है। इकॉनमी की बहुत बुरी, एक तो कोरोना ने बहुत बुरी तरह से हिट किया था, अभी कोरोना से संभले नहीं थे कि ये बहुत, क्योंकि जो जर्मनी है वो तो पूरी तरह डिपेंडेंट है। जर्मन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है ना अपने लोगों को
कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जो एनर्जी से रिलेटेड है उसके लिए तैयार हो जाओ। बिना बिजली के, बिना एनर्जी के रहना सीखना पड़ेगा। हालात ऐसे बन गए हैं। पर जो आपने एक बात कही करेक्टर के बारे में कि व्हाट अबाउट द करेक्टर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, देखिए हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो डिपेंडेंसी की वजह से हम बार बार उनके पास जाते हैं, बट ये सबको पता है कि वो उनसे ज़्यादा मौका प्रस्त कोई नहीं है। जहाँ इसे आप उनका नेशनल इंटरेस्ट बोल दीजिए, जहाँ उनको फ़ायदा होता है वो वहाँ जाएंगे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं अपने, उन्होंने तो जर्मनी के अंदर बोल दिया जाके, जब ये बात आई कि आपने रशिया से आप इतना सस्ता तेल क्यों ले रहे हैं जबकि पूरी वर्ल्ड ने तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। तो हमारे मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम तो अपनी ज़रूरत का 2% 4% लेते होंगे, आप तो हमसे 10 गुना ज़्यादा उनसे ऑयल आज भी परचेज कर रहे हो। तो मतलब ये क्या सिस्टम हुआ कि उनके लिए कोई और रूल होगा और इंडिया जैसे कंट्री के लिए कोई और रूल होगा। जो पैसे रशिया को हम दें वो उसका इस्तेमाल आप कहते हैं कि वो लोगों को मारने के लिए कर रहा है, और जो पैसे आप उसको दे रहे हैं उसका इस्तेमाल वो दुनिया को भला करने के लिए कर रहा है। ये एक जो उनकी ड्यूल पॉलिसी है उसके खिलाफ इंडिया ने तो खुल के बोला है और वो करेक्टर इजीली सामने आ गया है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ रशिया बट आल्सो इन द केस ऑफ यूक्रेन। सबसे यूक्रेन को भी ऊपर यूक्रेन को भी पता लगा ही है कि क्या हुआ है। दूसरी बात इस चीज़ में मैं एक और चीज़ का ध्यान आपकी ओर लाना चाहूँगा कि G7 एक कंट्रीज का ग्रुप है। काफ़ी देर से बोल रहे हैं इंडिया को हम आपको उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हम आपको उसके अंदर लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली G7 ने एक नया रूल लेके आए कि जो भी G7 कंट्रीज होंगे वो उन्होंने कैपिंग कर दी, मिनिमम कैपिंग, कि इससे ज़्यादा $95 पर बैरल से कम इससे कम कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। उनको ये था कि लोग रशिया से कोई $70 पर बैरल को 80, उन्होंने 95 की कैपिंग कर दी। एंड वो इंडिया को बोले आप भी करो, क्योंकि G7 में आप आने वाले तो करो। इंडिया ने पहले तो उनको 1 महीने लटका के रखा। अब दूसरा तरीका इंडिया ने अब रिसेंटली 10 दिन पहले इंडिया ने उनको मना कर दिया कि हम वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूल ऑफ G7। वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला तो हमारा इंटरेस्ट है, भाई हमने अपने लोगों का भला सोचना है कि जहाँ पे हम उनका फ़ायदा होगा हम करेंगे। दूसरा, आपने हमें G7 का मेंबर तो अभी तक बनाया ही नहीं है। G7 का कोई भी रूल हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट तब होगा जिस दिन हम G7 का आप हमें मेंबर बना के G7 का नाम G8 कर लेंगे। अभी G8 तो बना नहीं, अभी तो G7 है वो। तो जब हम मेंबर ही नहीं तो आपकी बात क्यों माने? तो उस लहजे से भी इंडिया ने उनको मना किया है और वो हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं। और वो लोगों को अभी वो इंडिया को थोड़ा सा झटका देने के लिए जो अभी अमेरिकन पॉलिसी आई है, IMF से उनको कर्जा भी दिलवाया जा रहा है जो 4-5 साल से 6 साल से रुका हुआ था, और उनको जो ये बेल आउट करने के लिए पैसे कर्जा दिया जा रहा है, ये सब वही टैक्टिक्स हैं इंडिया को प्रेशर में रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहद आसान तरीके से बड़े सुलझे हुए तथ्यों के साथ आपने यूक्रेन रशिया युद्ध को अच्छे तरीके से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी बात करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।